प्रीवियसली हम लोग देख रहे थे डेटा बाइंडिंग्स को, जो कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर के अंदर। विदाउट डेटा बाइंडिंग हम लोग कुछ नहीं कर सकते किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन में। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने स्लाइड्स देख ली होंगी। कंपोनेंट्स, टेम्पलेट्स एंड डेटा बाइंडिंग, ये इसको कहता है कि ये हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंगुलर के किसी भी मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के अंदर। कंपोनेंट्स जो हैं वो मॉड्यूलर होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, जो कुछ चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर देते हैं। इसी तरीके से जो टेम्पलेट्स आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर और लेआउट प्रोवाइड कर देते हैं आपके यूआई के लिए, आपकी अपीयरेंस या वेब एप्लीकेशन की अपीयरेंस के लिए। देन ये क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं कि इन्होंने वेब पेज के ऊपर कोई भी यूआई या कोई भी डाटा है उसको हमने वेब पेज के ऊपर कैसे डिफाइन करना है, कैसे उसको रेंडर करवाना है। तो टेम्पलेट्स उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगुलर के अंदर जो एंगुलर के अंदर जो आप HTML की फाइल को अटैच करते हैं, किसी कंपोनेंट के अंदर HTML का कोई पार्ट लिखते हैं, कोई टैग प्रॉपर से लिखते हैं, तो बेसिकली उसको हम कह सकते हैं कि ये एक इसका टेम्पलेट है। तो डेटा बाइंडिंग क्या करता है, इस इन सारी चीज़ों के दरमियान यानी कंपोनेंट्स और टेम्पलेट्स के दरमियान डेटा बाइंडिंग क्या कर रहा है कि वो आपको फैसिलिटेट करता है इस उसका एक सीमलेस कनेक्शन बनाने के लिए, कि इसके दरमियान में कंपोनेंट्स के और उसके जो डेटा होता है उसके दरमियान में एक कनेक्शन क्रिएट करने में आपको हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ पे कनेक्शन को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? कनेक्शन को आप यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास कोई डेटा है जो किसी सर्वर से आ रहा है, या आपने इवन कि अगर आपके पास कोई स्टैटिक डाटा है और आप उसे चाहते हैं कि वो लाइक किसी वेरिएबल के थ्रू आपके यूआई पे नज़र आए, यूआई पे शो हो, तो आप उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की डेटा बाइंडिंग्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब डेटा बाइंडिंग में एक मेजर एक कोर चीज़ क्या होती है कि आप कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके कंपोनेंट्स, टेम्पलेट्स एंड डेटा बाइंडिंग्स ये सब मिलकर आपका एक एंगुलर की एप्लीकेशन में ये तीनों चीज़ें कंबाइन होके एक इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं सब के सब। तो हमने डेटा बाइंडिंग्स को देखा था, डेटा बाइंडिंग्स की हमने हमारे पास मल्टीपल टाइप्स आ जाती हैं। तो हमने इनमें से कुछ टाइप्स को डिफाइन किया था जिनके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इंटरपोलेशन बाइंडिंग एंड एट्रीब्यूट बाइंडिंग, ये तीन टाइप्स की बाइंडिंग थी जिनको हमने डिस्कस किया था। एक सेकंड। ओके, तो हम बात कर रहे थे हमारे पास डिफरेंट डेटा बाइंडिंग्स की टाइप्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या इसमें पढ़ा था डेटा बाइंडिंग के अंदर, इंटरपोलेशन डेटा बाइंडिंग। इंटरपोलेशन डेटा बाइंडिंग में क्या होता है कि आपके पास खाली उसका सिंटेक्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको अगेन एक दफ़ा रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को। एक सिंपल थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इंटरपोलेशन बाइंडिंग का एक सिंटेक्स होता है जिसमें वो क्या करता है कि आपके पास अ, दो डिफरेंट करली ब्रेसेस को यानी ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस का यूज करता है और इनके दरमियान में एक वेरिएबल को सेट करता है, एक वेरिएबल को प्लेस करता है। तो इस वेरिएबल के अंदर जो आपके पास वैल्यू होती है वो आपकी यूआई के ऊपर रेंडर हो जाती है। let me play let me serve that our application we created for this purpose.
ओके, इन द मीनवाइल जब तक ये हमारी एप्लीकेशन कंपाइल होती है, हम यहाँ पे इसको एज अ एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे थे इसके अंदर। तो इंटरपोलेशन बाइंडिंग के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल होता है। उस वेरिएबल को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब प्लेस करते हैं तो बेसिकली उस वेरिएबल के पास जो वैल्यू होती है वो हमारे पास HTML में हमारे वेब पेज के ऊपर रेंडर हो जाती है। अगर आप इस वेरिएबल को चेक करें तो ये आपको वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नजर आएगा आपकी TS की फाइल के अंदर, कंपोनेंट की TS फाइल के अंदर, जो क्या करती है एक फंक्शनैलिटी को, किसी भी कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रही होती है। तो इसके अंदर हमने इस डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को डिफाइन किया होता है, डिक्लेयर किया होता है, उनको इनिशियलाइज किया होता है, एंड देन समहाउ सर्वर के साथ या विदाउट सर्वर अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम उनकी वैल्यूज को अपने पास चेंज करवा रहे होते हैं और उनको यूआई के ऊपर रेंडर करवा रहे होते हैं कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हुए। तो ये हमारे पास बेसिकली इंटरपोलेशन डेटा बाइंडिंग का एक सिंटैक्स होता है जिसको हम यूज करते हैं डेटा बाइंडिंग के अंदर किसी भी एंगुलर की एप्लीकेशन में। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन, सेकंड डेटा टाइप आती है जिसको हम नाम देते हैं प्रॉपर्टी डेटा बाइंडिंग। Property data binding also most important type of data binding in Angular application। इसमें आपके पास क्या इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग का क्यों नाम दिया जाता है? बेसिकली आपके पास जितने भी HTML के टैग्स होते हैं, HTML के HTML5 के टैग्स होते हैं, या इवन के हम कोई लाइब्रेरी लिखते हैं एंगुलर के अंदर, हम कोई कंपोनेंट लिखते हैं, शेयर्ड कंपोनेंट लिखते हैं, कोई शेयर्ड मॉड्यूल लिखते हैं, तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो हम जिनकी हमें मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी हम रन टाइम पे वैल्यूज को चेंज करवा रहे होते हैं, रन टाइम पे हम उनकी वैल्यूज को रेंडर करवा रहे होते हैं। तो उनके साथ हम एट द रेट इनपुट टाइप का एक डेकोरेटर यूज करते हैं जो उनको डिफाइन कर रहा होता है कि ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के पास जो भी वैल्यू आएगी वो एक पैटर्न के साथ इसके पास भी वैल्यू आएगी, किसी वेरिएबल के थ्रू कोई वैल्यू आएगी। तो उसके लिए एक सेपरेट सिंटैक्स एंगुलर प्रोवाइड करता है जो कि इस तरह का है जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी उस प्रॉपर्टी को स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लेस करते हैं और उसको इक्वल कर देते हैं किसी वेरिएबल के साथ, किसी वेरिएबल के साथ कोई वेरिएबल उसको असाइन कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि आपके उस वेरिएबल में कोई भी अगर वैल्यू पड़ी है, उस वेरिएबल के पास कोई भी वैल्यू है, कोई भी आइटम है उसके पास, तो वो उसको वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच कर देता है, यानी आपकी उस प्रॉपर्टी में उसको प्लेस कर देता है। तो ये हम अपने ये हमारे पास बिल्ट इन HTML के टैग्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और इवन कि अगर हम कोई अपनी स्पेसिफिक कोई कंपोनेंट लिखते हैं, कोई मॉड्यूल लिखते हैं, तो उसके अंदर भी ये रेंडर हो रहा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, तो हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी थी, देखी थी बटन के ऊपर डिसेबल्ड की प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है डिसेबल्ड, ये इस बटन टैग के इंटरनल में लिखी गई है। उस बटन टैग में एक वेरिएबल डिफाइन किया गया जिसको नाम दिया गया डिसेबल्ड। अब उसको वहाँ पे एज अ डिफाइन कर दिया गया कि ये एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि आपने इस प्रॉपर्टी इसको वैल्यू देने के लिए, इस बटन को डिसेबल करने के लिए आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, और स्क्वायर ब्रैकेट को इज इक्वल टू करके हमने इसको कोई वेरिएबल पास कर दिया। अब इस वेरिएबल के क्लिक पर, इस वेरिएबल की वैल्यू के चेंज होने पर हमारा जो इस बटन का बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी बाइंडिंग। और इसको भी हमने वेरीफाई किया था कि हम किसी जब बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ऑन सेव के ऊपर, जब हम क्लिक करते हैं तो उस फंक्शन के क्लिक करने पर क्या होता है कि हमारे पास बटन की जो वो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, या इवन के उसका वो बटन जो है वो डिसेबल्ड हो जाता है, या इवन के अगर हम उसकी कोई स्टैटिक वैल्यू पास कर देते हैं तो वो उसके साथ भी उसको डिसेबल्ड पास कर देता है, या डिसेबल कर देता है या अनेबल करता है। तो इसको भी हमने देख लिया था। अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल को एक दफ़ा दोबारा से रेंडर शो कर दूं आप लोगों के सामने, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक हमें ये बटन अनेबल नज़र आ रहा है, मतलब हम इसके ऊपर क्लिक कर पा रहे हैं, हम इसके क्लिक पे कुछ भी इससे एक्शन, कोई भी एक्शन हम इससे परफ़ॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसके अंदर डेटा बाइंडिंग हमने इसके अंदर प्रॉपर्टी बाइंडिंग जोड़ी है बटन को डिसेबल करने के लिए, तो हम उसकी वैल्यू को जैसे ही चेंज करेंगे तो वो बटन हमारे पास डिसेबल हो जाएगा। जैसे मैंने इसको कहा कि डिसेबल बटन इज़ इक्वल टू ट्रू। अब मैंने इसको जैसे ही सेव किया, हमारे पास एप्लीकेशन दोबारा से री-रेंडर हुई, दोबारा से कंपाइल हुई, दोबारा से एप्लीकेशन कंपाइल होके ब्राउज़र के अंदर लोड हुई, और उसने क्या किया, इसकी
इसकी अपीयरेंस को चेंज कर दिया, इस बटन को डिसेबल्ड शो करवा दिया। अब आप माउस के साथ जितनी दफ़ा भी इस पे क्लिक करेंगे, माउस आप अपनी तरफ से क्लिक कर रहे होंगे, लेकिन इसका कोई भी चेंज जो है वो इम्पैक्ट उसके उसकी रिफ्लेक्शन हमें कहीं नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी बाइंडिंग के साथ ये सब पॉसिबल होता है। तो एंगुलर हमें इसका स्पेसिफिक पैटर्न प्रोवाइड कर देता है कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई वेरिएबल के थ्रू इसको हम पास करते हैं कोई भी वैल्यू। देन हमारे पास एक थर्ड टाइप की डाटा बाइंडिंग थी जिसको हमने रीड किया था इवेंट बाइंडिंग। सॉरी, पहले मैंने इसको एट्रीब्यूट बाइंडिंग का नाम दिया। बेसिकली हमने डिस्कस किया था कल इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि आपके इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं, कोई भी कंपोनेंट है, कोई H1 का कंपोनेंट है, H2 का कंपोनेंट है जिसको हम टैग भी बोलते हैं, या इवन कि हमारा कोई स्पेसिफिक कस्टम कंपोनेंट है, जैसे हम कह देते हैं कि हमने एक ऐप यूज़र का टाइप का कंपोनेंट क्रिएट किया और हमने उसे नाम दे दिया ऐप डैश यूज़र। तो ये हमारे लिए ये एक HTML के अगर हम अंदर हम इसको देखेंगे तो हमारे लिए ये एक टैग होगा, लेकिन बेसिकली ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के अंदर हमने डिफाइन कर दिया, हमने अपनी प्रॉपर्टी बाइंडिंग को भी डिफाइन कर दिया इस कंपोनेंट के अंदर, और हमने अपने इस कंपोनेंट में इवेंट बाइंडिंग को भी डिफाइन कर दिया। अब इवेंट बाइंडिंग कैसे डिफाइन हुई? हमने उस कंपोनेंट की टीएस के अंदर कोई भी अगर वेरिएबल रखा तो हमने बोला कि ये वेरिएबल जो है ये एज अ इनपुट के तौर पर या आउटपुट के तौर पर काम करेगा। तो जब आउटपुट की बात होती है तो बेसिकली एंगुलर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है? एंगुलर ये फैसिलिटी दे रहा होता है कि आप उसके बटन के क्लिक पर कुछ भी परफॉर्म करें, बटन आपको एक इवेंट प्रोवाइड करता है। आप उस इवेंट की बेस पर कोई भी एक्शन उससे कुछ भी एक्शन उससे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कोई भी काम उससे करवा सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा था कि हम यूज़र के अंदर इस बटन को क्लिक करते थे, यूज़र कंपोनेंट में हम इस बटन के क्लिक करते थे, तो इस क्लिक के ऊपर हमारे पास एक एक्शन परफॉर्म होता था जो हमें बताता था कि भाई इस बटन के ऊपर माउस क्लिक हुआ है, इस माउस के क्लिक पर तुम कोई भी काम कर दो। तो इवेंट बाइंडिंग का सिंटेक्स क्या है कि वो सिंपल आपके पास जो पैरेंथेसिस होती हैं उनके अंदर एक वेरिएबल बता देता है कि भाई इस पैरेंथेसिस में एक वेरिएबल है क्लिक, इस क्लिक के ऊपर आपने ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है। अब इस फंक्शन के अंदर आप क्या फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहे हैं? दैट इज डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट बताती है कि आपने इसके क्लिक करने पर क्या करवाना है। तो जैसे मैंने इसके क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने कहा कि कोई भी वैल्यू सेव करवा दो, मैंने एक फंक्शन कॉल किया ऑन सेव का, और उस फंक्शन के अंदर मैंने इस सिंपल एक टाइटल चेंज कर दिया, या सिंपल मैंने एक कंसोल अपना यहाँ पे शो कर दिया। आफ्टर दिस इवेंट बाइंडिंग हमारे पास एक नई चीज आती है एट्रीब्यूट बाइंडिंग की। एक और टाइप शो होती है हमारे पास, एट्रीब्यूट बाइंडिंग। एट्रीब्यूट बाइंडिंग को बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास जो बटन्स होते हैं, जो हमारे पास HTML के टैग्स होते हैं, हम इनकी स्टाइलिंग को चेंज करने के लिए हम इस टाइप की बाइंडिंग को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है, स्टाइलिंग जो है चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन मैं अगर इसकी यहाँ पे एग्जांपल दूं तो एट्रीब्यूट डॉट, मैं इसको कह देता हूँ कि बैकग्राउंड इज इक्वल टू, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। जैसे अगर हम इसको एंगुलर के इस डॉक्यूमेंटेशन से देखें तो क्या करता है, इसका सिंटैक्स उसने बताया कि आपके पास ये अगेन आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ आप ATTR आप इसको लाजमी यूज करेंगे। ATTR डॉट, जो जैसे अभी उस्मान बात कर रहे थे कि आप इसके अंदर अपने उस एट्रीब्यूट एक बेस जो एट्रीब्यूट एक्सप्रेशन है उसके साथ आप इस डॉट को यूज करते हैं। डॉट को यूज करने के बाद आप इसको बताते हैं कि आप किस एट्रीब्यूट को टारगेट कर रहे हैं। जैसे उसने एंगुलर ने यहाँ पे एग्जांपल दी, एट्रीब्यूट डॉट एट्रीब्यूट यू आर टारगेटिंग, कि आप किस एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसको आप अपना एक्सप्रेशन बता देते हैं, उसको आप अपना वो कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर उस वैल्यू को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है, उस एट्रीब्यूट के ऊपर आपकी वो वैल्यू को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके एट्रीब्यूट्स को, हम इसकी स्टाइलिंग को चेंज करते हैं। तो उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी आपके सामने कि जब आप किसी भी टेबल के अंदर
होपफुली हम जब फर्दर मूव करेंगे तो हम कोई टेबल वगैरह लिस्टिंग के ऊपर काम करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास अगर आप, आई होप कि आप सब इससे वाकिफ हैं कि किसी भी HTML के अंदर टेबल कैसे बनाया जाता है। तो टेबल के टैग के अंदर हमारे पास रोज बनती हैं, रोज के अंदर हमारे पास डिफरेंट इंडेक्सेस बनते हैं, डिफरेंट हमारे पास सेल्स क्रिएट होते हैं, तो जिनको हम TD के साथ बना रहे होते हैं, TD का टैग यूज करते हैं और हमारे पास सेल्स क्रिएट हो रहे होते हैं। अब कोई भी किसी भी टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स के अंदर अगर हम कॉलम्स को आपस में मर्ज करना चाह रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम उसको बताते हैं एट्रीब्यूट। हम यहाँ पे एट्रीब्यूट बाइंडिंग यूज करते हैं कि एट्रीब्यूट डॉट कॉल स्पैन इज इक्वल टू 1+1। अब इससे क्या होगा कि अगर आपकी इस टेबल लिस्टिंग के अंदर अगर आपके पास टोटल 4 कॉलम्स हैं और आपने 1-2 कॉलम के ऊपर आपने एट्रीब्यूट बाइंडिंग को अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, तो इस ये क्या करेगा, 1+1 ये आपके उन 2 कॉलम्स को आपस में कंबाइन कर देगा, उन 2 कॉलम्स को आपस में मर्ज कर देगा। जैसे आप किसी भी वर्ड फाइल के अंदर एक टेबल बनाते हुए समटाइम कुछ वैल्यू कुछ सेल्स को आपस में मर्ज कर देते हैं, सेम काइंड ऑफ थिंग जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर एग्जीक्यूट करेगा, इस टेबल के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा और इसके कॉल स्पैन के एट्रीब्यूट को यूज करते हुए उन कॉलम्स को उन सेल्स को आपस में मर्ज कर देगा। तो इस सिंटैक्स को हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट बाइंडिंग के लिए, एट्रीब्यूट बाइंडिंग को यूटिलाइज करने के लिए एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। आफ्टर दैट हमारे पास एक और डाटा बाइंडिंग एक और डाटा बाइंडिंग बताई जाती है जिसको हम क्लास एंड स्टाइल बाइंडिंग की भी बोला जाता है, जो एंगुलर हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। इसका पर्पस क्या होता है कि हम अपनी HTML के ऊपर हम अपना जो UI बना रहे हैं, हम कोई भी टेम्पलेट बना रहे हैं, उस टेम्पलेट के अंदर हम अपनी क्लासेस को रन टाइम पे चेंज करना चाह रहे हैं, या हम अपने जो उस एट्रीब्यूट जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज H1 कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो H1 कंपोनेंट की स्टाइलिंग को रन टाइम पे चेंज करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं इस यहाँ पे आके इसकी बात करूँ तो हम इसके अंदर अगर H3 को यूज कर रहे हैं और हम बाय डिफॉल्ट इसके पास इसके ये जो टाइटल लिखा हुआ है इसका कलर बाय डिफॉल्ट आपके पास वाइट शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसके क्लिक करने पर मेरे पास इसका कलर जो है वो रेड हो जाए, इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, तो इस तरह की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए, इस तरह की रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए हम अपने पास स्टाइल बाइंडिंग को यूज करते हैं या क्लास बाइंडिंग को यूज करते हैं, क्लास अप्लाई करके या स्टाइल को रन टाइम पे चेंज करके। तो हम इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। अभी क्या हो रहा है कि आपके इस बटन के क्लिक के ऊपर ऑन सेव का फंक्शन कॉल हो रहा है। हम क्या करेंगे कि हम इस ऑन सेव के फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे इस स्पैन के साथ। स्पैन के साथ हम कैसे यूज करेंगे, हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्लास कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास डॉट, इसका सिंटैक्स सिंपल सा सिंटैक्स है, क्लास डॉट आप क्लास का नाम दे दें, लेट्स सपोज रेड, रेड कलर, मैंने क्लास का नाम रखा रेड कलर। अब ये रेड कलर क्लास अभी तक मैंने डिफाइन नहीं की, तो मैं इस क्लास को सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करूंगा रेड कलर। अब इसके अंदर मैंने कोई भी CSS स्टाइल अप्लाई कर दिया इस टाइप का, तो कलर क्या कर दो, रेड कर दो। तो ये अब कब, अभी बाय डिफॉल्ट ये अप्लाई नहीं होगा जब तक मैं इसे कुछ बताऊंगा नहीं। अब कैसे बताएंगे हम इसको कि हमने इसका कलर चेंज करना है। अब यहाँ पे हम कोई अपना एक्सप्रेशन यूज करेंगे, कोई फंक्शनैलिटी, कोई वेरिएबल यूज करेंगे, उस वेरिएबल के थ्रू हम इसको बताएंगे कि भाई हम इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो एंगुलर आपको कैसे एग्जांपल दे रहा है, क्लास डॉट सेल इज इक्वल टू ऑन सेल। ऑन सेल, हेयर दिस ऑन सेल इज अ वेरिएबल, ये एक आपके पास वेरिएबल है जिसके पास रन टाइम पे कोई वैल्यू चेंज होके आएगी, तो वो ट्रू फॉल्स के टाइप के अंदर बुलियन टाइप में वैल्यू आपके पास आएगी, वो वैल्यू उस वेरिएबल की बेस पर आप इस क्लास को अपने पास एग्जीक्यूट करवाएंगे, इस क्लास को अप्लाई करवाएंगे। सेम ये, अच्छा इसके अंदर फिर एक और चीज, अगर आप इसकी डिटेल में जाते हैं तो ये आपको बताता है कि इस टाइप की डाटा बाइंडिंग के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती हैं, सिंगल क्लास बाइंडिंग, मल्टी क्लास बाइंडिंग, then again multi class binding but with different some different scenarios,
इसमें मल्टी क्लास बाइंडिंग डिफरेंट टाइप्स की भी है, उसको भी फर्दर ये डिवाइड कर देता है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो उसने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, angular.io वेबसाइट से हम इन एग्जांपल्स को यूटिलाइज करते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लियर कर सकते हैं। सेम तो सबसे पहले हम इस क्लास बाइंडिंग को सबसे पहले अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस onSave के फंक्शन में एक वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा, एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं एक वेरिएबल ऊपर सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, डू कलर रेड टाइप ऑफ बुलियन। मैंने कहा कि ये बुलियन टाइप का एक वेरिएबल है, इसको बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे फॉल्स कर दें। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसका कलर चल रहा है हम वही इसको एग्जीक्यूट वही कलर हम यहाँ पे शो करेंगे जो कि वाइट है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बटन के क्लिक करने पर इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन के क्लिक करने पर मैंने इस बुलियन वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया, मैंने इसको फॉल्स से ट्रू कर दिया। तो अब ये जैसे ही इधर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, इधर इस HTML टेम्पलेट के अंदर हमें पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है, पहले फॉल्स थी तो अभी ये ट्रू हुआ। और जैसे ही ये ट्रू होगा तो आपकी ये वाली जो क्लास है ये आपके इस टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, स्पैन टैग के ऊपर अप्लाई होगी। और इस क्लास के अंदर क्योंकि हमने डिफाइन किया होगा कि मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो जो पहले वाइट था तो वो कलर अब इसके क्लिक करने पर रेड हो जाएगा। अगर हम इसको सेव करके देखें, इसको एग्जीक्यूट करके, तो बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उस्मान फजल सॉफ्टवेयर हाउस ऐप इज रनिंग जब का जो एक टाइटल दिया गया है, वो टाइटल हमें वाइट कलर में शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपका वो ऑन सेव का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। उस फंक्शन के अंदर हमने कहा कि इसका वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दो, फॉल्स से ट्रू कर दो, तो जैसे ही ट्रू होगा तो इसका कलर आपके पास चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके ऊपर एक क्लास अप्लाई की हुई थी। जैसे आप देख रहे हैं कि इसका कलर यहाँ से व्हाइट से चेंज होकर रेड हो गया, तो ये रेड आपको अब शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पास स्टाइल बाइंडिंग को यूज कर सकते हैं, क्लास बाइंडिंग को यूज कर सकते हैं। अभी हमने ये चीज वेरीफाई की है कि ये हमारे पास क्लास बाइंडिंग है, लेकिन इसी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें स्टाइल बाइंडिंग में तो हम इसको यूं चेंज कर सकते हैं, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, इसको रेड कर दो। कब? अगर हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो। ओके, इसको हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड सॉरी मैं भी सिंटैक्स इसका थोड़ा सा भूल गया। बैकग्राउंड कलर, इसको हमने एक एक्सप्रेशन दिया, उस एक्सप्रेशन के अंदर हमने इसको डिफाइन करवाया कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हम इसकी वैल्यू को अगर हमने चेंज करना है तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, तो ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को जैसे ही इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो आपने इसका कलर क्या कर देना है, इसका कलर चेंज कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि भाई इसका कलर ग्रीन कर दो। जैसे ही वैल्यू इस बुलियन वेरिएबल की वैल्यू जैसे ही ट्रू होगी, हमने ये बताया कि ये इसकी वैल्यू जैसे ही ट्रू हो तो इसको ग्रीन कर दो, अदरवाइज इसको वाइट कर दो, तो या इसको रेड कर दो। तो जैसे ही मैं अगर इसको अभी सेव करूंगा तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या नजर आएगा कि ये जो टाइटल आपके पास लिखा हुआ है इसका कलर जो है वो आपको रेड शो करेगा। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो इसने इसका कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो इसने चेंज कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा था, हमने कलर नहीं लिखा था। अगर हम इसको कलर कर देंगे तो जो आपके पास टाइटल लिखा हुआ है वो टाइटल आपको रेड नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, इस जो भी आप करना चाहें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इस तरह की बाइंडिंग को यूज करते हुए आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर अब आप यहाँ पे देखें तो इसका बैकग्राउंड आपको रेड नजर आ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो हमारा ऑन सेव का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और उस फंक्शन के अंदर क्योंकि हमने वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट उसके क्लिक करने पर हमने इसे ट्रू किया तो वो इसको ग्रीन कर देगा।
इस तरीके से अब ये परमानेंटली ग्रीन हो चुका, क्योंकि हम इसको दोबारा इसकी इनिशियल स्टेज पर नहीं ला रहे। तो हम उसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन के अंदर हम एक टॉगल फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर देंगे। टॉगल फंक्शनैलिटी क्या होती है कि सेम बटन के क्लिक करने पर एक दफ़ा वो वैल्यू ट्रू करता है, एक दफ़ा वो वैल्यू को फॉल्स करता है। इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास एक टॉगल फंक्शनैलिटी है। तो टॉगल बटन भी इस तरीके से आपने कभी टॉगल बटन देखा हो या आपने चेक बॉक्स देखा हो, जैसे HTML आपको एक चेक बॉक्स प्रोवाइड करता है, उसका क्या पर्पस होता है कि आप इसको चेक ट्रू मार्क भी कर सकते हैं, चेक फॉल्स मार्क भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो सेम फंक्शनैलिटी हम इस वेरिएबल के थ्रू अचीव कर सकते हैं अपनी एंगुलर की एप्लीकेशन में, JS की एप्लीकेशन में, रिएक्ट JS की एप्लीकेशन में। तब अगर आप यहाँ पे देखें तो जब मैं एक दफ़ा इस पे क्लिक करूंगा तो इसका कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करूंगा तो वो रेड हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटी हमने अचीव कर ली, टॉगल फंक्शनैलिटी। इस बटन के क्लिक करने पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और ये क्यों पॉसिबल हुआ, हमारे पास इस स्टाइल बाइंडिंग के जरिए, इस क्लास बाइंडिंग के जरिए। ओके, सो आफ्टर दैट हमारे पास अगेन हमारे पास यहाँ पे एक टू वे बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। टू वे बाइंडिंग क्या करता है, नॉर्मली टू वे बाइंडिंग एंगुलर के अंदर तो समहाउ कुछ लोग इसको कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये जस्ट हमारे पास फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए, फॉर्म्स को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास ये बाइंडिंग होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारे पास अब हम अपनी जो कस्टम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, जो कस्टम मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, हम उनके साथ भी टू वे डाटा बाइंडिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास टू वे डाटा बाइंडिंग की हमारे पास टेम्पलेट ड्रिवन टाइप के फॉर्म्स होते हैं, जो हम फर्दर जब मूव करेंगे एंगुलर के कॉन्सेप्ट पर तो हम उसको भी चेक करेंगे। तो अगर तो टू वे डाटा बाइंडिंग की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो वो क्या कहता है, टू वे डाटा बाइंडिंग गिव्स कंपोनेंट इन योर एप्लीकेशन अ वे टू शेयर डाटा। आपके एंगुलर की एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, तो कंपोनेंट्स को एक वे प्रोवाइड किया जाता है कि वो जो है अपना डाटा शेयर कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के साथ। use two-way binding to listen for events and update values simultaneously between parent and child component। तो बेसिकली टू वे डाटा बाइंडिंग को हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के साथ यूज करते हैं एंगुलर की एप्लीकेशन में। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप क्या होता है कि आपके पास एक कंपोनेंट है, जैसे मैं अगर इस एप्लीकेशन में, इस हमारी जो सेशन की एप्लीकेशन है, अगर हम इसमें कंसीडर करें तो हमारे पास ये एक ऐप यूजर जो है, ये एक चाइल्ड कंपोनेंट है जिसको हमने कॉल किया हुआ है पेरेंट कंपोनेंट, जिसका नाम है ऐप कंपोनेंट। हम इस ऐप पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने इस चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया और इसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दिया। हमने इसकी यहाँ पे ये सारी जो भी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे चेक कर ली। इसके अंदर जो हमने HTML लिखी थी, जो TS लिखी थी, वो सारी हमारे पास शो हो रही है। अब इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है, साइमल्टेनियसली जो हमारे पास वैल्यूज चेंज हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं, ये चीज़ हम परफॉर्म करवा सकते हैं टू वे डाटा बाइंडिंग के जरिए। ठीक है, तो हम इसकी एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करते हैं कि एग्जाम्पल हमें क्या बताती है। अच्छा गाइज, एक और चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास एंगुलर हमें लाइव एग्जांपल्स भी प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि आपको स्टैक ब्लिट्ज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमारी एंगुलर की एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं ऑनलाइन। हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशंस उसके ऊपर रन होती हैं, हमारी जो नोड की एप्लीकेशंस है, हम नोड की एप्लीकेशन उसके ऊपर रन हो रही होती है। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू यहाँ पे शो करूँ तो आप यहाँ पे चेक करें, stackblitz.com वेबसाइट ओपन होती है, इसके ऊपर आपकी ऑनलाइन आपकी ये वाली एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है, जिसके अंदर आपका इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया जा रहा है टू वे डाटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को। ओके, तो टू वे डाटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो इसके ऊपर फ़ॉन्ट साइज को चेंज कर रहा है किसी फंक्शन के क्लिक करने पर या किसी फंक्शन की वैल्यू चेंज करने पर। तो हम इसको ये एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे साइड पे अगर आप देखें तो ये एप्लीकेशन हमारे पास रन हो रही है। हम इसको रन करने के बाद वेरीफाई करते हैं कि ये कैसे इसको चला रहा है। तो टू वे डाटा बाइंडिंग हम इस तरीके से अपने पास यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग।
अच्छा, टू वे डाटा बाइंडिंग कैसे काम करती है, हाउ टू वे डाटा बाइंडिंग वर्क्स, तो वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं एंगुलर। एंगुलर इसकी एक्सप्लेनेशन में हमें बताता है कि हमारे पास एक आउटपुट डेकोरेटर होता है, जिसकी अभी मैं थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल दे रहा था कि हमारे पास एक आउटपुट डेकोरेटर होता है और एक इनपुट डेकोरेटर होता है। इनपुट डेकोरेटर जो है वो उस किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा होता है। कोई किसी प्रॉपर्टी को बताने के लिए हम उसको यूज करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड आउटपुट डाटा बाइंडिंग क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है, जो उसका इवेंट होता है, उसको पेरेंट कंपोनेंट को बताने के लिए हम उस आउटपुट डेकोरेटर को यूज करते हैं, आउटपुट प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होते हैं। एंगुलर इन आउटपुट डेकोरेटर्स को एज अ प्रॉपर्टी भी कॉल करता है। तो रन टाइम पे क्या होता है कि आउटपुट और इनपुट प्रॉपर्टीज जो हैं या अपनी वैल्यूज की चेंजेस को डिटेक्ट करती हैं। एंगुलर एप्लीकेशन इनकी वैल्यूज को, इनके डाटा को डिटेक्ट करता है, चेंजेस को डिटेक्ट करता है और उनको एग्जीक्यूट करवा देता है, ताकि डाटा जो है उन दोनों के दरमियान, पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के दरमियान जो डाटा है हमारा वो एग्जीक्यूट हो सके, डाटा अपडेट हो सके, और डाटा की अपडेट करने पर हमारे पास उसकी जो यूआई है वो भी, हमारे पास जो वीयू है वो भी अपडेट हो सके। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखें, इसने एक एग्जांपल दिया, साइजर कंपोनेंट इसने क्रिएट किया। इसके अंदर इसने बताया कि एट द रेट इनपुट डेकोरेटर यूज किया और उसके साथ एक वेरिएबल यूज कर दिया साइज नेम का, जिसकी डाटा टाइप उसने बताई कि ये नंबर भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। सेम इसने एक आउटपुट यूज कर दिया, उसकी डाटा टाइप उसने बता दी कि ये एक इवेंट एमीटर टाइप की डाटा टाइप है, जो फर्दर किस टाइप का डाटा एमिट करेगी, नंबर टाइप का डाटा एमिट करेगी। न्यू न्यू कीवर्ड क्यों यूज किया गया, न्यू कीवर्ड इसलिए यूज किया गया ताकि वो इस बिल्डिंग क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर सके, इस बिल्डिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। जैसे हमारे पास ऊप प्रोग्रामिंग के अंदर, ऊप के कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमें बताया जाता है कि किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड को यूज करते हैं, ताकि हम उस इंस्टेंस के साथ जो उस क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं, उस क्लास की जो फंक्शंस होते हैं, हम उनको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो सेम सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो एंगुलर भी यहाँ पे यूज करता है। वो इवेंट एमीटर नाम की एक क्लास है, उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करता है, लेकिन उसको एक डाटा टाइप डिफाइन कर देता है, नंबर डाटा टाइप। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप कर सकते हैं, आप इसको एक अरे डाटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, एनी भी कर सकते हैं, अगर आपको उस आपके अपने डाटा का अगर डाटा टाइप नहीं मालूम। सम टाइम ऐसा होता है कि सर्वर के साथ जब आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो आपको डाटा का जो सिंटैक्स होता है, जो जो डाटा की डाटा टाइप होती है, आपको नहीं पता होता कि उसकी वैल्यू किस टाइप की हो सकती है, वो डाटा किस टाइप का हो सकता है। इन दैट केस आप एंगुलर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे एनी टाइप को यूज कर सकते हैं। इस नंबर की जगह पे ANY लिखते तो वो डाटा टाइप आपकी चेंज होके एनी पे चली जाती है। तो न्यू इंस्टेंस बनाया जाता है और उस इंस्टेंस के साथ इस वेरिएबल, वो इंस्टेंस बेसिकली इस वेरिएबल को प्रोवाइड किया जाता है, और इस वेरिएबल के साथ हम इस क्लास के जो फंक्शंस हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको यूज कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, इसके अंदर ये क्या करता है, उसका साइज चेंज करता है, रीसाइज का फंक्शन कॉल करता है, उसके अंदर एक वैल्यू पास करता है। और रीसाइज के फंक्शन में, अगर आप रीसाइज के फंक्शन को देखें तो उसने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया कि दिस डॉट साइज इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन इंटू 40 मैथ डॉट मैक्स इंटू 8 प्लस दिस डॉट साइज प्लस डेल्टा। अब वो इस सारी कैलकुलेशन के बाद जो एक साइज कैलकुलेट होता है, एक साइज जो इसके पास आता है, वो इस वेरिएबल को असाइन करता है, और ये वेरिएबल जो है आपकी HTML के अंदर उस साइज को अप्लाई कर रहा होता है, एट्रीब्यूट बाइंडिंग के जरिए या स्टाइल बाइंडिंग के जरिए फॉन्ट साइज को चेंज कर रहा होता है। सेम इस तरीके से आप इसके फॉन्ट वेट को चेंज कर सकते हैं, आप इसकी फॉन्ट स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप इसके साथ कोई भी वैल्यू चेंज करवा सकते हैं। तो अगर हम इसकी रनिंग एग्जांपल को देखें, बट बिफोर
उस एग्जांपल को देखने से पहले हम इस फंक्शन को फर्दर डिफाइन करते हैं, फर्दर क्लियर करते हैं कि इसने सबसे पहले एक वैल्यू निकाली, इस फार्मूला को यूज करते हुए वैल्यूज ने इसको पास कर दी साइज वेरिएबल को। साइज वेरिएबल को उसने यहाँ पे यूज किया स्टाइल बाइंडिंग के अंदर, और स्टाइल बाइंडिंग के साथ यूज करते हुए उसने बताया कि इस स्पैन के अंदर जो आपके पास एक वैल्यू आ रही है उसका उसका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज कर दो। तो वो फॉन्ट साइज उसने इस तरीके से चेंज किया। देन इसने सेम फॉन्ट साइज सेम साइज इसने अपने पेरेंट कंपोनेंट को बताया कि मैंने अपने इस स्पैन के ऊपर ये वाला साइज अप्लाई किया है। तो उसको बताने के लिए उसने इवेंट मीटर को यूज किया। इवेंट मीटर ने क्या किया, इसको एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया डॉट एमिट का। एमिट क्या करता है, एमिट बेसिकली वर्ड निकला है एग्जिट करने से, एमिट वर्ड निकला है कि कुछ आउटपुट थ्रो करने से। तो वो क्या करेगा, ये फंक्शन आपकी इस वैल्यू को थ्रो कर देगा, आउटपुट बना के पीछे अपने पेरेंट कंपोनेंट को भेज देगा, और पेरेंट कंपोनेंट इसको कैच करेगा। किस तरीके से, वो पेरेंट कंपोनेंट इसको इस फंक्शन के जरिए इसको कैच कर लेगा। इस फंक्शन के जरिए साइज चेंज उसने सेम, अब यहाँ पे आप देखें तो उसने साइज चेंज सेम टाइप सेम नेम का वेरिएबल यूज किया अपनी इस टीएस के अंदर। सेम साइज चेंज, साइज चेंज किस टाइप का वेरिएबल था, मीटर, इवेंट मीटर टाइप का वेरिएबल था, इवेंट मीटर टाइप का था, इसलिए इसके पास यहाँ पे इसने इसको इवेंट बाइंडिंग की शेप में लिख दिया, इवेंट बाइंडिंग की टाइप में उसने इसको लिख दिया, यूज किया। अब इवेंट बाइंडिंग अब मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि इवेंट बाइंडिंग क्या करता है। कोई इवेंट आपको प्रोवाइड करता है, आप उस इवेंट की वैल्यू की बेस पर कोई भी फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म करवा लेते हैं, कोई भी फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करवाता है। जैसे उसने कहा कि उसने सेम यहाँ पे क्या किया, फॉन्ट साइज पी एक्स एक वेरिएबल यूज किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टीएस की फाइल में, और वो वेरिएबल उसने अगेन इस साइज इनपुट को प्रॉपर्टी को पास कर दिया। अब आप जैसे ही इस फंक्शन के ऊपर क्लिक इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्मॉलर बटन के ऊपर, बिगर बटन के ऊपर जिसमें इसने माइनस एंड प्लस यूज किया, अब जैसे जैसे इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, इसके फंक्शन के क्लिक करने पर आपका वो इवेंट फायर होगा। वो इवेंट आपको फायर करने के बाद पेरेंट कंपोनेंट के पास आएगा, पेरेंट कंपोनेंट के उस वैल्यू को कैच करके अगेन चाइल्ड कंपोनेंट के साइज वेरिएबल में पास कर देगा कि इसके पास ये वैल्यू आई है, तो इसको तुम यूटिलाइज करके अपने स्पैन के फॉन्ट साइज को चेंज कर दो। हम इसकी रनिंग एग्जांपल को यहाँ से देखते हैं स्टैक ब्लिट्स के ऊपर ये कैसे इसको यूज कर रहा है। तो गाइज यहाँ पर अभी तक ये npm इंस्टॉल कर रहा है अपनी जो पैकेट डॉट जेसन की फाइल्स की जो इसके पास डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल कर रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। तो बजाय इसके हम इसको यूटिलाइज करें, हम अपने पास कुछ आई थिंक यहाँ पे इसको कर चुका है। ओके, npm इंस्टॉल वो कर चुका है, अब वो इस एप्लीकेशन को सर्व कर रहा है। तो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स, आफ्टर दैट वी विल सी द ओवरऑल रिजल्ट। तो हमारी ये एप्लीकेशन सर्व हो चुकी है, और वो उसका आउटपुट जो है वो इसी स्क्रीन के ऊपर साइड विंडो में नजर आ रहा है। टू वे डाटा बाइंडिंग उसने एक टाइटल दिया हुआ है। अब आप जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो आपकी वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे भी चेंज करके बताएगा कि बाय डिफॉल्ट 16% था, तो जैसे ही प्लस करूंगा एक साइज इसका एक नंबर इसका इंक्रीमेंट होगा 17 करेगा, और इसका इम्पैक्ट हमें नीचे ऊपर नीचे कहीं नजर आएगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, वन बाई वन इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करता जा रहा है, और इस वाले का भी फॉन्ट साइज चेंज कर रहा है। ओके, अब जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक करूंगा तो इसका फॉन्ट साइज चेंज होता चला जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसने इसको डिक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट करने के बाद उसने अपने चाइल्ड कंपोनेंट को वो वैल्यू दोबारा भेज दी और उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर सेम वेरिएबल को यूज़ करते हुए उसने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने एक एचटीएमएल का एक टैग यूज़ किया, इनपुट का टैग। इस टैग को भी आप यूटिलाइज़ करके अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ की है, एनजी मॉडल। अब एनजी मॉडल को मैंने शुरू में डेफिनेशन एक दी थी कि नॉर्मली टू वे डेटा बाइंडिंग जो है वो समझा जाता है एनजी मॉडल। बट एनजी मॉडल क्या है? एनजी मॉडल हमारे पास टेम्पलेट ड्रिवन टाइप का एक फॉर्म होता है जो एंगुलर हमें बिल्ट इन फॉर्म्स प्रोवाइड कर रहा होता है, उनके अंदर हमारे पास ये एक टाइप होती है। तो एनजी मॉडल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए होता है। अगर आप अपना कस्टम कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, कस्टम कोई मॉड्यूल लिख रहे हैं, कोई लाइब्रेरी लिख रहे हैं, उसके अंदर अगर आपको टू वे डेटा बाइंडिंग की ज़रूरत है, तो वो आप उसके लिए आप जो ऊपर वाली फंक्शनैलिटी उसने जो हमने पढ़ी देखी, हमें वो लिखनी पड़ती है। तो आप अगर जैसे ही इस इनपुट फील्ड के अंदर जैसे ही आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो ये आप इसका इम्पैक्ट फौरी तौर पे हमें इसमें नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया, वो वेरिएबल हमने क्योंकि आगे इस प्रॉपर्टी बाइंडिंग के साथ जोड़ा हुआ है और इस प्रॉपर्टी बाइंडिंग के इंटरनल में क्या हो रहा है, इस ऐप साइज़र कंपोनेंट के अंदर उस स्पैन की वैल्यू को वो फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर देता है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ। 32 लिखता हूँ तो ये आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ उस तरीके से चेंज होके आ गया। इस नहीं भई इसको 28 कर दो, तो आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया। मैंने कहा इसको 22 कर दो, तो फ़ॉन्ट साइज़ आपके पास चेंज हो गया। तो इस तरीके से रन टाइम पे टू वे डेटा बाइंडिंग के साथ आप खेल सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको रन टाइम पे कोई वैल्यू की ज़रूरत है, तो आप इस डेटा बाइंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास डेटा बाइंडिंग की ये टाइप्स थी जो हमने आज देखी। इन बाइंडिंग्स को यूज़ कर किया जाता है टेम्पलेट्स बनाने के लिए, टेम्पलेट्स अपना यूआई क्रिएट करने के लिए, यूआई की फंक्शनैलिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, डाटा को पॉपुलेट करवाने के लिए, सर्वर साइड से जो डाटा आ रहा था उसको पॉपुलेट करने के लिए हम इस तरह की डाटा बाइंडिंग्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इसके ऊपर आज हमारा जो फर्स्ट सेशन था वो हमारा इस टाइप की डाटा बाइंडिंग के ऊपर था। तो अगर तो यहाँ तक